इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो इस पाठ में हमने पढ़ा है कि महादेवी वर्मा 2 मोर के बच्चों को लेकर घर में आई थी और उन्होंने उनको एक पिंजरे में अपने कमरे में रख लिया था। उसके बाद धीरे-धीरे बड़े हुए तो वे उनके कमरे में नुकसान पहुंचाने लगे, कागज वगैरह को इधर-उधर उछल-कूद करने लगे। तो वे दोनों को कहाँ लेकर गई? जो उनका बड़ा जाली घर था जहां और पक्षी आदि भी रहते थे। तो वहां पर जब वो लेकर के गई तो वहां पर जो बाकी पक्षी रहते थे उसमें कबूतर भी थे, खरगोश भी थे, तोते आदि जो भी थे, उन्होंने इनका दोनों मोर के बच्चों का स्वागत किया। धीरे-धीरे ये दोनों बड़े होने लगे, मोर और मोरनी दोनों कैसे होने लगे? बड़े होने लगे और बड़े होते-होते इनके पंखों पर भी सतरंगी आकार दिखाई देने लगा। तो अब आगे देखिए, जहां से हमने करना है स्टार्ट। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। नीलाभ ग्रीवा, ग्रीवा होती है गर्दन, नीलाभ यानी नीली गर्दन के कारण मोर 2 बच्चे, वो एक मोर था एक मोरनी। तो नीली गर्दन के कारण मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ। और उसी के साथ सदा कौन रहती साथ में? मोरनी। जो दूसरा बच्चा था मोरनी, वह उसके साथ रहती थी। तो वह उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, तो इस कारण उसका नाम क्या रखा गया? राधा। लेखिका कहती है कि मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम-घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। लेखिका को इस बात का पता भी नहीं लगा कि नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर में जितने जीव जंतु थे उनका सेनापति कब बना लिया और उनकी रक्षा करने का जिम्मा कब ले लिया। लेखिका को इस बात पता भी नहीं चला था। लेखिका ने क्या देखा कि सवेरे ही सब खरगोश, कबूतर आदि सभी को इकट्ठा करके नीलकंठ उस ओर ले जाता जहां पर दाना आदि उनको दिया जाता था और घूम घूम कर सबकी रखवाली करता रहता था। जैसे बड़ा व्यक्ति, घर का कोई बड़ा व्यक्ति होता है और सबकी देखभाल करता है, इसी प्रकार से वह नीलकंठ भी उनकी रखवाली करता था। जरा सी कोई सब पक्षी गड़बड़ करता तो अपने चोंच के प्रहार से उसे दंड देने के लिए उसकी ओर दौड़ता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णबेध संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल सा खेलते रहते थे। अब क्या होता, जो खरगोश के छोटे बच्चे थे वे कुछ शरारत करते तो नीलकंठ अपनी चोंच से उनके कान पकड़ करके उनको ऊपर उठा लेता था और क्या दंड देता कि जब तक वे रोते क्रंदन न करते थे तो उनको बीच में ही लटका कर रखता था। कभी कभी पैनी चोंच के कारण खरगोश के कानों में सुराख भी हो जाते थे। फिर इसके बाद वे मोर को यानी नीलकंठ को कभी भी क्रोधित करने का अवसर नहीं देते थे, क्योंकि वे गड़बड़ फिर करनी बंद कर देते थे। गड़बड़ करते तो फिर क्या करता नीलकंठ? उनको कान पकड़कर ऊपर उठा लेता। इस कारण फिर वे उसको दोबारा से परेशान करके क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। दंड विधान के समान जिस प्रकार वह उनको दंड देता था उसी प्रकार उसका
जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भी बहुत अधिक था। प्राय क्या होता, नीलकंठ मिट्टी में अपने पंख फैलाकर बैठ जाता था और जो छोटे पक्षी थे वे सभी उनकी लंबी पूंछ के नीचे छुआ छुआ छुपी छुपम छुपी का खेल खेला करते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। एक बार क्या हुआ, कोई सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जाली के भीतर जहां ये पक्षी रहते थे उसके अंदर सांप पहुंच गया और सांप को देख करके सभी जीव जंतु डर करके इधर उधर भागने लगे। केवल एक छोटा खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे पकड़ लिया और निगलने के प्रयास से उसको पीछे से अपने मुंह में ले लिया। उसका पिछला हिस्सा सांप के मुंह में था और मुंह वाला हिस्सा बाहर था, तो उसको पूरी तरह से दबा रखा था। जो खरगोश का बच्चा था वह ची ची करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन दर्द के कारण, क्योंकि पीछे से उसको सांप ने दबा रखा था, इस कारण उसकी चींची पूरी स्पष्ट रूप से सुनाई भी किसी को नहीं दे रही थी। लेकिन क्या नीलकंठ दूर झूले में सो रहा था। कानों में एकदम से मंद स्वर की व्यथा जानी पहचानी सी लगी और वह पूछ, उसने सोचा समझ लिया होगा कि यदि वह सांप के फन पर चोंच मारेगा तो खरगोश का बच्चा भी घायल हो सकता है। सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में पकड़ रखा था, तो यदि उसकी चोंच उसके फन पर चोंच मारे ये क्या नाम था इसका, नीलकंठ, तो खरगोश को भी चोट लग सकती थी। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया, फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। सांप को इस प्रकार से खरगोश के बच्चे को पकड़े हुए देखकर नीलकंठ ने क्या किया, सांप को फन के पास से अपने पंजों से दबा लिया और फिर उस पर चोंच मारने लगा। चोंच से इतने प्रहार कर दिए कि वह अधमरा हो गया और वह अधमरा होने के कारण अपनी दुख के कारण उसके जो खरगोश को अपने मुंह में हो गई, खरगोश सांप के मुंह से निकल तो गया, लेकिन वह बेहोश होकर के वहीं पड़ा रहा, क्योंकि काफी देर उसको सांप ने दबा करके रखा हुआ था, इस कारण वह बेहोश हो गया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंजों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। अब क्या था, राधा ने कुछ सहायता तो उनकी की नहीं, आवश्यकता नहीं समझी उसने सहायता करने की, परंतु एक बहुत बड़ी सहायता उसने कर दी कि उसने अपनी आवाज से किसी असामान्य घटना की सूचना चारों ओर फैला दी। अपनी जो मोर की आवाज होती है, अपनी आवाज में उसने चीखना शुरू कर दिया कि सभी को पता चल गया
कि कोई न कोई गड़बड़ हो रही है। सभी फिर वहां पर पहुंचे, माली भी पहुंचा, लेखिका भी पहुंची, सभी के सभी वहां पर पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीलकंठ ने सांप के 2 टुकड़े कर दिए और उसके 2 टुकड़े करने के बाद वह छोटे बच्चे खरगोश के पास चला गया और रात भर उसे अपने पंखों के नीचे ही गर्माहट देता रहा। उष्णता का अर्थ है गर्माहट, उसे गर्माहट देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए किसको चुना था? मोर को। कार्तिकेय का वाहन क्या था? मोर। मयूर को चुना था। क्यों चुना था? वह इस पक्षी के रूप और स्वभाव को देखकर समझ में ही आ गया या आ जाता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। मयूर कैसा है? मोर कला प्रिय वीर पक्षी है। यह बिल्कुल भी हिंसा करने वाला नहीं है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता, जिनका जीवन कैसा है? क्रूर कर्म वाला है। किनका? बाज और चील का। तो उनकी श्रेणी में इस मयूर को नहीं गिना जा सकता। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाएं बाएं क्रम से घूम घूमकर क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर सा जाता था। नीलकंठ में उसकी जाति के अनुरूप विशेषताएं तो बहुत थी, लेकिन इसी कारण उनका मानवीकरण भी हो गया था। कैसे? बादलों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष, जब बादल हो जाते, बादल की छाया हो जाती, चारों ओर अंधेरा सा हो जाता, तो यह मोर क्या करता? अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार, गोलाकार बना करके नृत्य करता था। तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। जैसे मोर नृत्य करता था, आपने सुना भी होगा, मोरों को बोलते हुए, जब बादल होते हैं, बारिश आने वाली होती है, तो मोर खुश होते हैं और नाचने लगते हैं। तो इसी प्रकार से ये नीलकंठ भी इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे पंखों को गोलाकार में घुमाकर, मंडलाकार में घुमाकर और नाचता था। तो वह जब नाचता था तो ऐसा लगता था कि जैसे यह लय ताल पर ही नाच रहा हो। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूम घूम कर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर सा जाता था। जैसे कोई नाचता है, लय ताल, ढोल तबला जो भी बजता है उसकी लय पर नाचता है, धुन पर, उसकी आवाज पर नाचता है। तो मोर का भी ऐसे लगता था, वह भी किसी लय ताल पर नाचता है। कभी आगे होता, कभी पीछे होता, कभी दाएं तो कभी बाएं, और एक अलक्ष्य सम पर ठहर सा जाता था। यानी नाचते नाचते एक बार एक जगह रुक कर भी खड़ा हो जाता था, नाचता नाचता अपने पंखों को फैलाए हुए। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। क्या था? राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, क्योंकि नीलकंठ के तो पंख बड़े थे। नीलकंठ तो मोर था और राधा क्या थी? मोरनी। तो मोरनी के पंख बड़े नहीं होते, मोर के पंख होते हैं चंद्रमा की आकार के, इंद्रधनुषी रंग के, सतरंगी, और मोरनी के पंख होते हैं छोटे। तो वह मोर के समान नहीं नाच सकती थी, लेकिन उसकी गति में भी एक छंद सा रहता था। वह नृत्य में मगन, जब
होता, जब नीलकंठ नृत्य में मगन होता तो राधा क्या करती, उसके पंखों को छूती हुई दाहिनी ओर से बाईं ओर निकल जाती और बाईं ओर से स्पर्श करके दाहिनी ओर निकल जाती। इस प्रकार से राधा भी अपनी परिक्रमा में एक पूरा ताल परिचय सा देती रहती थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय अभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। क्या था? नीलकंठ, लेखिका कहती है कि नीलकंठ ने पता नहीं यह कैसे समझ लिया कि मुझे इसका नीलकंठ का नाच है जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से नीलकंठ मेरे जाली घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतर कर आया और पंखों को फैला करके और छाता तान कर नाचने की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से हर रोज नृत्य भंगिमा लेखिका के सामने मोर की बन गई। हर रोज लेखिका के आते ही मोर एक बार नाचने की भंगिमा में आकर के लेखिका के पास खड़ा हो जाता और नाचता। जब लेखिका के साथ कोई विदेशी भी या अतिथि भी वहां पर आता तो नीलकंठ उनके सम्मान में इसी प्रकार की मुद्रा में आकर खड़ा हो जाता था, यानी नृत्य करने की मुद्रा में आकर खड़ा हो जाता था। किसके सामने? जब कोई लेखिका की सहेली मित्र अतिथि कोई भी आता तो यह इसी मुद्रा में आकर खड़ा हो जाता था। तो जो लेखिका के साथ में थे विदेशी महिलाएं आदि, उन्होंने इनको क्या उपाधि दी थी? परफेक्ट जेंटलमैन। किसको? नीलकंठ को। नीलकंठ को विदेशी महिलाओं ने कौन सी उपाधि दी थी? परफेक्ट जेंटलमैन। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है, जिस मोर ने अपनी पैनी चोंच से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उस मोर की खासियत क्या बता रही है लेखिका कि जब मैं अपने हथेली पर भुने हुए चने रखती थी तो उन चनों को इतनी कोमलता से, इतने नाजुक तरीके से धीरे धीरे उठाकर खाता था कि मुझे हंसी भी आती थी और हैरानी भी होती थी कि इतनी तीखी चोंच इसकी है जो सांप को भी टुकड़े टुकड़े में कर सकता है और इन चनों को इतनी आराम से मेरे हाथों से उठा रहा है। और फलों के जो वृक्ष होते थे उनसे भी अधिक वृक्ष उन्हें कौन से पसंद थे? फूलों वाले और पत्तों वाले। जो वृक्ष फूलों से और पत्तों से भरे हुए होते थे वे वृक्ष मोर को, कौन से को? नीलकंठ को अधिक भाते थे, फल वाले वृक्षों से भी ज्यादा। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। जब वसंत ऋतु आती और वसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते, आम के वृक्षों पर मंजरी आ जाती यानी कोर आ जाता। फल आने से पहले पेड़ों पर कोर आता है और वे सुनहरे रंग के हो जाते थे
और अशोक का पौधा जो है, पेड़ जो है, नए नए लाल पत्तों से ढक जाता था, तब जाली घर के अंदर मोर ये नीलकंठ इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ना ही पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसे तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठता, यह भी एक करुण कथा है। नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु थी वर्षा। जब बादल उमड़ घुमड़ कर आते तो वे उनकी बादलों की आहट और हवा से इस बात को समझ लेते और अपनी आवाज से ही खुशी प्रकट करने लगते। जब बारिश होती, बारिश में वे क्या करते, मेघ के गर्जन ताल पर ही उनका नृत्य आरंभ हो जाता और जितना अधिक मेघ गरजता, बादल गरजते, बिजली चमकती और बूंद गिरती तो उनका नाच और तेज हो जाता। नीलकंठ के नृत्य का तेज वेग जो हो वो अधिक बढ़ता रहता और उसके फिर केका स्वर मंद से मंदतर होता जाता और उसका नाच बढ़ता रहता। पहले तो वह केका की ध्वनि से बोलता, बाद में उसका नाच बढ़ता जाता। जब वर्षा थम जाती तो वह अपने पंखों को सुखाता, दाहिने पंजे पर दाहिना पंख रखता और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। और कभी कभी दोनों, राधा और नीलकंठ, एक दूसरे के पंखों से चोंच से पानी को पीकर इनका गीलापन दूर करते। यह उनके आनंद का उत्सव चलता रहा और किस प्रकार से एक बेमेल स्वर वहां पर बज उठा, यह भी एक करुण कथा है कि किस प्रकार से अब इनके प्यार में दरार आ गई और किस प्रकार से इनका नीलकंठ का अंत हुआ। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को भी अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। एक बार फिर लेखिका किसी कार्य से वो नखास खोने की तरफ से गुजर रही थी तो बड़े मियाँ ने पहले की तरह ही उनकी कार को रोक लिया। तो लेखिका ने सोचा आपकी बार में पिंजड़े की तरफ नहीं देखूंगी, लेकिन यह संकल्प करके क्या हुआ, बड़े मियाँ की सफेद जो दाढ़ी थी, विरल दाढ़ी थी, उसके डोरे से कान में ऐनक बंधी हुई थी, उसको अपना ध्यान का केंद्र बना लिया कि मैं पिंजरे क्यों नहीं देखूंगी, इस बड़े मियाँ की तरफ ही देखूंगी। तभी बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी को पड़े हुए देखा। उसको अनदेखा करना भी लेखिका के लिए कठिन हो गया। मोरनी कैसी थी, राधा के ही समान थी। उसके मूंज से रस्सी से पैर बंधे हुए थे, दोनों पंजों की उंगलियां उसकी टूट करके इकट्ठी हो गई थी, जिस कारण वह खड़ी भी नहीं रह सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, लेखिका को क्या कह रही हैं, गुरुजी,
कम वक्त चिड़ी मार ने इस बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। बड़े मियाँ ने फिर अपना भाषण देना शुरू कर दिया कि देखिए चिड़ी मार ने इसका क्या हाल कर दिया, कभी ऐसे भी चिड़िया पकड़ी जाती हैं। यदि आप यहाँ पर न आती तो मैं उसी को दे देता इसे। अब आपको भी इसे अधमरी मोरनी को लेकर जाने के लिए कैसे कहूँ। सारांश ये है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा करके घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और उसका नाम रखा गया कुब्जा। अब सारांश क्या हुआ, रुपए दे करके लेखिका ने उस मोरनी को खरीद लिया और अपने घर ले आई, अपनी अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई। फिर दोबारा से अपने कमरे के अंदर उसको रखा और उसकी मरहम पट्टी करने लगी। अपने कमरे को ही उसका क्या बना लिया, अस्पताल। उसकी देखभाल और मरहम पट्टी करते करते 1 महीना हो गया और 1 महीने में ही वह ठीक हो गई। उंगलियां तो उसकी टेढ़ी मेढ़ी रही, लेकिन वह ठूंठ जैसे पंजों पर ही डगमगाती हुई चलने लगी। और जब डगमगाती हुई भी चलने लगी तो उसको फिर कहाँ पहुंचाया गया, जाली घर में, और उसका क्या नाम रखा, कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था। वह उसके साथ रहना चाहते थे। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाई बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। अब उसका नाम क्या रखा गया, कुब्जा, जो बाद में मोरनी आई। जैसा उसका नाम था कुब्जा, ऐसे ही उसका स्वभाव भी निकला कुब्जा, खराब, कुटिल। अब वह क्या करती, नीलकंठ और राधा को इकट्ठे नहीं देख सकती थी। वह जब भी उनको साथ देखती तो राधा को मारने दौड़ती, चोंच से मार मारकर राधा की कलगी को नोच डालती, पंख भी नोच डाले। कठिनाई ये हुई कि नीलकंठ कुब्जा से दूर रहना चाहता था और वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। कौन, कुब्जा। उसकी किसी भी जीव जंतु से कोई मित्रता नहीं थी और वह न किसी और को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इसी दौरान राधा ने 2 अंडे दिए और जिनको अपने पंखों में छिपाकर वह बैठी रहती थी। जब कुब्जा को पता चला कि राधा के 2 अंडे हैं और वह इनको ढक कर बैठी हुई है, तो उसने कुब्जा ने राधा को चोंच मार मार कर एक तरफ ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर अपने ठूठ जैसे पैरों से उनको तोड़ फोड़ दिया, चारों ओर बिखरा दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा, कई बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के साइड पर छिपा रहा। कई दिन इस कलह कोलाहल के कारण और राधा से दूरी के कारण नीलकंठ दुखी रहने लगा। कई बार जाली के घर से भी निकल जाता और पेड़ की टहनियों में छिपकर बैठा रहता, तो लेखिका बड़ी मुश्किल से उसको पुचकार कर उतारती और कई बार लेखिका की खिड़की के साइड पर भी छिपा रहता। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रहती कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुचकारने पर भी उसके
उसको न उठने का संदेह हुआ। मेरे दाना देने पर भी वह सदा की भांति अपने पंखों को फैलाकर खड़ा हो जाता था। उनकी चाल में थकावट महसूस होती थी। अब सारा सिस्टम थोड़ा सा उनका गड़बड़ हो गया था। 3-4 महीने के बाद क्या हुआ, एक दिन नीलकंठ अपने पंखों को फैलाए हुए उसी प्रकार धरती पर बैठा हुआ था, पंखों को फैलाकर जैसे खरगोश के बच्चों की रखवाली करता था। लेखिका ने उसे पुचकारा, तब भी वह नहीं उठा। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के सतबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब वह गंगा के बीच में प्रवाहित किया गया, गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तो उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चय सी कई दिनों तक कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह हेलो, प्रतीक्षा के एक्सक्यूज भाव मैम। से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, दृष्टि लगाए बैठी रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के कमलेश साथ मैम, खोज ढूंढ टाइम होने आरंभ वाला की। है मैम। हाँ, हाँ जी सर, थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ हाँ टाइम, जी, ठीक है जी। स्पीड से कर रही हूँ। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर तो कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। बस जल्दी से ही मैं आपको बता रही हूँ। नीलकंठ मर गया था। लेखिका उसको अपनी शॉल में लपेट करके गंगा की धारा में प्रवाहित करने गई। जब वहां प्रवाहित किया तो उनके पंखों की चंद्रिकाओं से सारा गंगा का जल प्रतिबिंबित हो रहा था और नीलकंठ के न रहने पर राधा भी निश्चेष बेहोश सी होकर एक कोने में बैठी रहती थी। नीलकंठ कई बार बाहर जाकर वापस आ जाता था, तो इसी दृष्टि में वह नीलकंठ का इंतजार करती रहती थी और कुब्जा ने कोलाहल के साथ ढूंढ खोज आरंभ कर दी थी और जाली का दरवाजा खुलते हुए बाहर निकली और दूसरे पक्षियों को भी इसी प्रकार से तंग करने की कोशिश करती थी। एक दिन अल्सेशियन कुत्ती ने भी उसके स्वभाव के अनुसार कजली पर भी चोंच से उसने अल्सेशियन कुत्ती का नाम कजली था, तो उसकी गर्दन पर भी चोंच से प्रहार किया, तो कजली के 2 नीलकंठ की प्रतीक्षा में ही अकेली रहती है। आकाश में जब बादल होते हैं, तो वह ऊंचे झूले पर चढ़कर अपनी केका की ध्वनि को तेज करती है और अपने नीलकंठ को बुलाती रहती है। लेखिका के लिए ये 3 पक्षी बहुत ही अहमियत रखते थे, नीलकंठ, राधा और कुब्जा। तो पाठ आपका जल्दी जल्दी मैंने खत्म करवाया है। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपके पास आएगी, तो उनको आपने अपना लिखना भी है फेयर नोटबुक में और उनको याद भी करना है। इसके इंटरनल क्वेश्चन भी आपको अधिक से अधिक बनाने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये। चलिए जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। कर दो क्लास।